Hello students, myself Riya, ये केमिस्ट्री फैकल्टी एट कॉम्पिटिशन। सो स्टूडेंट्स, आज हम एक टॉपिक करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, जिसे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन बोला जाता है। बहुत फेमस टॉपिक है, JTD जिसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो बेसिकली ये टॉपिक जो है वो जेई में अब तक तो नहीं पूछा गया था, बट इसी साल जेई मेंस में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है। तो इसीलिए आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जानेंगे कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता क्या है और कैसे ये कॉम्प्लेक्सेस में ऑब्जर्व होता है, कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस ये डिस्टॉर्शन दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आज डिस्टॉर्शन इन कॉम्प्लेक्सेस। देखो होता क्या है, डिस्टोर्शन आने का मतलब क्या है। डिस्टोर्शन का मतलब है कि हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ्स हैं वो सेम नहीं रही, मतलब उनकी जो ज्योमेट्री है, जैसे हम बोलते हैं ना डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बन जाना। तो ऑक्टाहेड्रल में वैसे क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल में सारी बॉन्ड लेंथ सेम होती है, बट अगर वो बॉन्ड लेंथ एक सेम ना रहें, थोड़ा सा वो क्या हो जाए, डिस्टॉर्ट कर जाए, अपनी शेप जो है वो चेंज कर ले, ज्योमेट्री चेंज कर ले, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोल देते हैं। ठीक है, कि उसमें थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आ गया। तो बेसिकली ये डिस्टॉर्शन कॉम्प्लेक्सेस में देखने को मिलता कैसे है, किसकी वजह से कॉम्प्लेक्सेस में डिस्टॉर्शन आता है। तो जैसे अगर हम बात करें, हम जब केमिकल बॉन्डिंग के कंपाउंड्स पढ़ते हैं तो वहाँ हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास जैसे मान लो CH4 है और अमोनिया है, तो CH4 जो है उसमें लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो परफेक्ट टेट्राहेड्रल हो जाता है। बट जैसे ही अमोनिया की बात करें तो वहाँ लोन पेयर आने के कारण थोड़ा सा डिस्टॉर्शन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि रिपल्शंस होंगे, डिफरेंट टाइप के रिपल्शंस होंगे। लोन पेयर जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में है तो रिपल्शंस अलग से करेगा। ठीक है, तो हमारे पास जैसे केमिकल बॉन्डिंग में अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो रिपल्शन करके ज्योमेट्री पे अफेक्ट करते हैं, बॉन्ड एंगल पे अफेक्ट करते हैं। तो लेकिन अगर हमारे पास प्योर एस ऑर्बिटल में या प्योर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो कोई डिस्टॉर्शन नहीं करते, वो इनएक्टिव लोन पेयर्स कहलाते हैं। और जो हाइब्रिड वाले होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्टिव लोन पेयर्स बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कॉम्प्लेक्सेस की, तो कॉम्प्लेक्सेस में जैसे मान लो मेरे पास कोई कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना ये। तो अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसमें जो लोन पेयर है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो d ऑर्बिटल में होंगे, इसके d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो वो जो d ऑर्बिटल वाले लॉब्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में इक्वल रिपल्शन करके जो है, इक्वल रिपल्शन, अगर वो रिपल्शन कर भी रहे होंगे थोड़ा बहुत, तो वो इक्वल रिपल्शन करके उस डिस्टॉर्शन कॉम्प्लेक्स में कोई डिस्टॉर्शन नहीं लाएंगे। मान लो ये dx² y² है, ठीक है, तो dx² y² का अगर ये लोग जितनी रिपल्शन करेगा उतना ये करेगा, उतना ये करेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है ये सब। ठीक है, तो जो डिस्टॉर्शन है वो क्रिएट नहीं होगा। क्लियर है ये चीज़। तो अगर हम बात करें प्योर d ऑर्बिटल्स में अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो डिस्टॉर्शन नहीं आना चाहिए, जैसा कि हमने केमिकल बॉन्डिंग में हम देखते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में आ जाता है अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल में है तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उसमें डिस्टॉर्शन जनरेट होता कैसे है, किस वजह से यहाँ पर डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास डिस्टॉर्शन जो है वो दो तरीके से देखने को मिल सकता है। वो कैसे मैम? तो देखो, जैसे मान लो मेरे पास कोई मेटल एटम है और उसमें मैंने डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स लगा दिए। जैसे यहाँ पर मैंने लगा दिया मान लो FF, यहाँ लगा दिया क्लोरीन, यहाँ लगा दिया इथाइलिन डायमीन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स लगा दिए। अब अगर क्योंकि लिगेंड्स का साइज जो है वो डिफरेंट होगा तो ऑफ कोर्स ही बात है बॉन्ड लेंथ्स भी जो है वो डिफरेंट आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टॉर्शन क्रिएट होगा, मतलब ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं होगा। यहाँ पर ये हमारे पास परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं होगा, क्योंकि ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर नॉट इक्वल, बॉन्ड लेंथ्स आर नॉट इक्वल। ठीक है मैम, तो एक तो हमारे पास ये हो गया। लेकिन ऑब्जर्वेशन ये है कि कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे भी होते हैं, कुछ क्या बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस ऐसे भी होते हैं जिनमें लिगेंड्स जो है वो सेम होने के बावजूद परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं बनता। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे अपने पास ये है OH2
OH2 OH2 OH2, मतलब वाटर लिगेंड है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखो तो दो बॉन्ड लेंथ जो हैं वो इन चारों के इक्वल नहीं है, डिफरेंट है। तो यहाँ भी परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं है, नॉट परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है। लेकिन अब क्योंकि यहाँ तो लिगेंड सेम है, तो साइज सेम है, सब कुछ सेम है, तो यहाँ पर तो बॉन्ड लेंथ इक्वल आनी चाहिए थी। तो फिर रीजन क्या है यहाँ पर डिस्टॉर्शन देखने का? तो यहाँ रीजन कौन रहेगा? इकलौता मेटल। मेटल में कुछ ऐसा हो रहा है कि डिस्टॉर्शन क्रिएट हो रहा होगा। तो हमारे पास दो टाइप के डिस्टॉर्शन हो जाते हैं, एक लिगेंड की वजह से डिस्टॉर्शन होता है, दूसरा मैम मेटल की वजह से डिस्टॉर्शन होता है। तो जो लिगेंड्स की वजह से होता है उसे हम बोलते हैं लिगेंडो जनरेटेड डिस्टॉर्शंस, और जो हमारे पास मेटल की वजह से होता है उसे बोलते हैं मेटलो जनरेटेड डिस्टॉर्शंस। ठीक है मैम, इतना तो समझ आ गया हमें, है ना। लेकिन इसमें जेटीडी तो अभी भी नहीं आया। जेटीडी क्या है? जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या है? तो देखो, जो मेटल्स की वजह से, मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से डिस्टॉर्शन देखने को मिलते हैं, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? जॉन टेलर डिस्टॉर्शंस बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में जेटीडी बोलते हैं। और जो मेटल्स के अलावा लिगेंड्स की वजह से देखने को मिलते हैं तो उन्हें हम नॉन जेटीडी डिस्टॉर्शंस बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो मतलब हमारे पास ये हमें पढ़ना है, हमें मेटेलो जनरेटेड डिस्टॉर्शंस पढ़ने हैं, ना कि नॉन जेटीडी, मतलब लिगेंड की वजह से जो हो रहे हैं वो हमें नहीं पढ़ने। क्लियर? ठीक है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास ये है कॉपर वाटर, जो कि फेमस एग्जाम्पल भी है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का, बहुत बार पूछा जाता है, 2+। ठीक है। तो इसमें क्योंकि लिगेंड सेम है तो यहाँ पर नॉन जेटीडी होने के तो चांसेस है ही नहीं। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पर डिस्टॉर्शन है तो कौन सा डिस्टॉर्शन होगा? ऑफ कोर्स ही बात है, जेटीडी ही होगा, है ना। ऐसे ही अगर मान लो मेरे पास अगर लिगेंड्स डिफरेंट है, अमोनिया है, वाटर है, इथाइलिन डायमीन है, ठीक है, ऐसा कुछ है, मान लो यहाँ भी अमोनिया है और यहाँ भी अमोनिया है, ठीक है। तो अगर मेरे पास ऐसा कुछ है तो यहाँ पर क्योंकि लिगेंड्स डिफरेंट हो गए तो यहाँ लिगेंड्स डिफरेंट होने के कारण नॉन जेटीडी की वजह से भी डिस्टॉर्शन होगा। और क्योंकि मैंने आपको बताया कॉपर +2 में जेटीडी दिखाई रहा है तो ऑफ कोर्स ही बात है यहाँ भी जेटीडी होगा। तो मतलब यहाँ पर जेटीडी भी है और नॉन जेटीडी भी है, मतलब लिगेंड की वजह से भी डिस्टॉर्शन आ रहा है और मेटल की वजह से भी डिस्टॉर्शन आ रहा है। एक मान लो अपने पास क्या है, क्रोमियम, फ्लोरीन, अमोनिया, एन, ये है, ठीक है। क्रोमियम कितने में है? +3 में। क्रोमियम जो है अपने पास +3 में है, ओके। तो मतलब यहाँ पे D3 कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम की, तो ये D3 कॉन्फ़िगरेशन जो है ये जेटीडी शो नहीं करती, तो यहाँ जेटीडी नहीं है, यहाँ नॉन जेटीडी है। तो मतलब मैम कब जेटीडी होगा, कब नॉन जेटीडी होगा? क्लियर? अब देखो, अगर मैं आपको ये बोल दूं कि इन तीनों कॉम्प्लेक्सेस में अपने पास डिस्टॉर्शन तो है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स ही बात है यहाँ क्योंकि लिगेंड सेम है तो यहाँ पे लिगेंडो जनरेटेड डिस्टॉर्शंस तो नहीं होंगे, है ना, कॉमन सेंस है तो यहाँ पे जेटीडी होगा जो कि मेटल की वजह से जनरेट होगा। अब यहाँ हमें दिख ही रहा है कि लिगेंड्स डिफरेंट हैं तो ऑफ कोर्स ही बात है नॉन जेटीडी तो है, बट जेटीडी क्यों है? रीजन क्या है इसके होने का यहाँ पे? ऐसे ही यहाँ पर ये D3 स्टेट हो जाने के कारण जेटीडी क्यों नहीं लग रहा? नॉन जेटीडी तो समझ आ ही रहा है कि लिगेंड की वजह से होगा, ठीक है। तो अब मुझे ये जानना है कि जेटीडी के लिए कंडीशंस क्या है, कहाँ वो अप्लाई होगा, कौन से कॉम्प्लेक्सेस जेटीडी शो कर सकते हैं। क्लियर? तो उससे पहले जेटीडी के बारे में थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। ये जो लिगेंडो जनरेटेड डिस्टॉर्शंस हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो उसकी हम बात नहीं करेंगे, हम मेटालो जनरेटेड की बात करेंगे, दैट इज जेटीडी। तो देखो जेटीडी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो
सिमेट्री को लोअर करता है। अब अगर किसी कोई परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है, उसकी सारी बॉन्ड लेंथ सेम है, तुमने बॉन्ड लेंथ डिफरेंट कर दी, इसके कारण इसका कॉन्सिक्वेंस है कि बॉन्ड लेंथ डिफरेंट कर देता है, तो उसकी सिमेट्री कम हो गई मॉलिक्यूल की, है ना। सेकेंड है, जिन कॉम्प्लेक्सेस में जेटीडी प्रेजेंट होता है उनकी कलर इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना, कुछ कंपाउंड्स डार्कर कलर के दिखते हैं, कुछ कंपाउंड्स जो है वो लाइटर के हैं, मतलब तो वो क्यों ऐसा, तो कहीं कहीं जेटीडी का भी रोल रहता है। जेटीडी जो है वो क्या कर देता है, इंक्रीजेस द इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। थर्ड, थर्मोडायनामिकली ड्रिवन है। थर्मोडायनामिकली ड्रिवन मतलब स्टेबिलिटी, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी जो है वो कॉम्प्लेक्सेस की कंसीडर की जाती है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही देखने को मिलता है। अब बोलोगे मैम ये क्या है, स्पेसिफिक डायरेक्शन का मतलब क्या है? स्पेसिफिक डायरेक्शन का मतलब समझेंगे अच्छे से। मान लो मेरे पास ये मेटल है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है M, और यहाँ पर ये Z वाले लिगेंड्स हैं, मान लो Z वाली है, मैं कन्वेंशनली ले रही हूँ, ये X वाला है और ये Y वाला है, तो ये X Z, ठीक है। स्पेसिफिक डायरेक्शन का ये मतलब है कि अगर मेरे पास बॉन्ड लेंथ जो है वो एक Z वाले लिगेंड की इंक्रीज हो रही है तो दूसरे की भी इंक्रीज होगी, मतलब दोनों तरफ से वो इक्वल अमाउंट में इंक्रीज करेगा, जैसे कि इलोंगेशन, या फिर दोनों ही तरफ दोनों अमाउंट में डिक्रीज करेगा कंप्रेशन। या बात करें हम एक्स की भी, एक्स में भी दोनों में अगर इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज करेगा, कंप्रेस हो रहा है तो कंप्रेस। ऐसा नहीं है कि एक डायरेक्शन में तो एक्स में बढ़े जा रहा है और दूसरे में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होता। एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में देखने को मिलता है। स्पेसिफिक डायरेक्शन में या तो इलोंगेशन हो रहा होगा या कंप्रेशन हो रहा होगा। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, इसी बेसिस पे जेडीडी को 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है जेड आउट, आपने सुना भी होगा, एक होता है जेड इन और एक होता है ट्राइएक्सियल। तो जेड आउट क्या होता है मैम? जैसे कि नाम से पता चल रहा है जेड आउट, मतलब जेड वाले जो लिगेंड्स हैं वो आउट, दूर चले गए। दूर चले गए तो मतलब क्या है कि जेड की जो बॉन्ड लेंथ है, जो जेड पे लिगेंड्स है मेटल और जेड की बॉन्ड लेंथ जो है वो ज्यादा हो गई किससे? एक्स और वाई से, और एक्स और वाई आपस में बराबर है बॉन्ड लेंथ, ठीक है। जेड जो है वो बाहर चला गया, मतलब कुछ ऐसा देखने को मिलेगा ना, मेटल है, जेड जो है वो ऐसा कुछ बड़ा हो जाएगा और एक्स और वाई जो है वो छोटे हैं, ठीक है। क्लियर है? ऐसे ही जेड इन में क्या हो जाएगा? जेड इन में जो है वो जेड वाले जो है वो छोटे होंगे और एक्स और वाई वाले बड़े होंगे बॉन्ड। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे कि अपने पास जेड की बॉन्ड लेंथ जो है वो एक्स और वाई से कम है। और ट्राइएक्सियल में क्या होता है मैम? ट्राइएक्सियल में एक्स और वाई और जेड आपस में तीनों ही बराबर नहीं होते, तीनों की बॉन्ड लेंथ जो है वो अलग अलग रहती है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो इनको सिमेट्री, सॉलिड सिमेट्री के अकॉर्डिंग, जो सॉलिड स्टेट में हम सिमेट्रीज पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है सॉलिड की भाषा में हम बोल सकते हैं कि सॉलिड की भाषा में इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस को, मतलब जेड आउट वाले कॉम्प्लेक्सेस को या जेड इन वाले कॉम्प्लेक्सेस को टेट्रागोनल बोला जाता है। और यहाँ पर ट्राइएक्सियल, जैसे कि तुम्हें पता है तीनों बॉन्ड लेंथ अगर सेम ना हो तो हम क्या बोलते हैं? ट्राइक्लिनिक। क्या हो जाएगा? ट्राइक्लिनिक। क्लियर है ये पॉइंट? आई थिंक इतना समझ में आ गया स्पेसिफिक डायरेक्शन का मतलब क्या है। तो हमें ये डिटेल में पढ़ना है कि कैसे जेड आउट देखने को मिलेगा, कैसे हमें जेड इन देखने को मिलेगा। ठीक है, जेड आउट का मतलब है कि जेड वाले बॉन्ड्स इलोंगेट हो गए हैं, जेड इन का मतलब है कि जेड वाले कंप्रेस हो गए हैं। तो ऐसा होता भी क्यों है, मतलब अगर लिगेंड सेम है, अट्रैक्शन सेम है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी जनरेट हो कैसे रही है उसकी बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे जेटीडी आया कहाँ से, है क्या, किन सिस्टम्स में देखने को मिलेगा। तो देखो जेटीडी जो है वो कॉन्सिक्वेंस है जेटीडी का। आप बोलोगे मैम इतनी एब्रीविएशंस क्यों यूज कर रहे हो? इसको बेटा हम बोलते हैं जॉन टेलर थ्योरम।
बेसिकली एक थ्योरम है, जॉन ने दी थी, उस थ्योरम का कॉन्सिक्वेंस है डिस्टॉर्शन, जेटीडी। ठीक है, अब ये थ्योरम क्या बोलती है? ये बताती है कि अगर कोई सिस्टम इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेट स्टेट में प्रेजेंट है, क्या है? इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेट स्टेट। बात करेंगे क्या होता है ये, ईडी स्टेट बोलते हैं इसे हम, जो कि अनस्टेबल स्टेट होती है, स्टेबल नहीं होती है। ठीक है, अगर कोई सिस्टम इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेट स्टेट में प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा? इट ट्राइज टू रिमूव द स्टेट बाय लोअरिंग द सिमेट्री डिक्रीज करके इस स्टेट को खत्म करने की कोशिश करेगा ताकि क्या बन जाए? स्टेबल बन जाए। इसे ही हम जेटीडी बोलते हैं। क्या कोई भी सिस्टम? नहीं, नॉन लीनियर सिस्टम, सिर्फ लीनियर सिस्टम ये शो नहीं करते। दोबारा सुनो क्या बातें बोली है मैंने ये बोला कि अगर हमारे पास जो नॉन लीनियर सिस्टम है, अगर वो इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेट स्टेट में प्रेजेंट है तो वो अनस्टेबल है। अब वो कॉम्प्लेक्स खुद चाहेगा कि मेरी वो डीजनरेट स्टेट चली जाए। कैसे जाएगी? वो क्या करेगा? अपनी सिमेट्री को कम करने की कोशिश, मतलब डिस्टॉर्शन लाने की कोशिश करेगा, जिसे हम जॉन टेलर डिस्टॉर्शन बोलते हैं। तो अब आप बोलोगे कि मैम सबसे पहले तो हमें ये बताओ, ये इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेट स्टेट होता क्या है? कैसे पता चलेगा कि कोई भी सिस्टम इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेट स्टेट में है कि नहीं है? तो देखो, जेटीडी के लिए दो कंडीशंस नेसेसरी हो गई। अगर मैं बात करूं कि जेटीडी कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, किन सिस्टम में क्या जरूरत है, तो एक तो नॉन लीनियर सिस्टम हो, दूसरा उसमें ईडी स्टेट हो। एक तो अपने पास क्या हो? नॉन लीनियर सिस्टम हो, दूसरा अपने पास ईडी स्टेट हो, इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेट स्टेट हो। क्लियर? ओके। अब अगर नॉन लीनियर सिस्टम है तो हम बोल सकते हैं टेट्राहेड्रल शो कर देगा, बिल्कुल करेगा जेटीडी, क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है। अगर उसमें ईडी स्टेट प्रेजेंट होगी तो कर देगा। ऐसे ही ऑक्टाहेड्रल कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है, क्योंकि नॉन लीनियर सिस्टम है। जब तक नॉन लीनियर सिस्टम है और इनमें ईडी स्टेट प्रेजेंट है तो कर देंगे। ऐसे ही स्क्वायर पिरामिडल बिल्कुल करता है। ऐसे ही ट्राइगोनल बायपिरामिडल बिल्कुल करेगा। स्क्वायर प्लेनर ये नॉन लीनियर होते हुए भी शो नहीं करता, कदापि नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसमें ईडी स्टेट नहीं होती, ईडी स्टेट इज एब्सेंट। ठीक है, क्लियर है ये चीज? क्या मैम कॉम्प्लेक्सेस के भी टीबीपी और एसपी एग्जिस्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। स्क्वायर पिरामिडल भी एग्जिस्ट करता है, टीबीपी एग्जिस्ट करता है। हमारे सिलेबस में नहीं है बट करते तो है ना। हमारे सिलेबस में क्या है? हमारे सिलेबस में है ऑक्टाहेड्रल। हमें पढ़ना है जेटीडी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कौन कौन से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं ये जेटीडी शो करेंगे। तो ठीक है मैम, ये तो समझ आ गया हमें कि ऑक्टाहेड्रल अगर है तो वो जेटीडी शो कर सकता है। मतलब कर सकता है कि करेगा इंपॉर्टेंट नहीं है, कर सकता है। तो मतलब हमारे पास ईडी स्टेट का होना इंपॉर्टेंट है अगर वो शो करना चाहता है तो। ठीक है, तो मैम ये ईडी स्टेट क्या है, हमें ये भी बता दो। तो ईडी स्टेट क्या है बच्चा? जैसे आप लोग एनर्जी लेवल्स पढ़ते हो ना, डीजनरेट एनर्जी लेवल्स पढ़े ही होंगे सबने। क्या होते हैं डीजनरेट एनर्जी लेवल्स? डीजनरेट एनर्जी लेवल्स होते हैं जिन लेवल्स की एनर्जी सेम होती है, दे आर नोन एज डीजनरेट एनर्जी लेवल्स। जैसे अगर मैं पी की बात करूँ तो पी में 3 डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, है ना। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेट स्टेट का मतलब है कि हमें, जैसे मान लो P1 है, अब P1 में आप क्या पॉसिबिलिटी है? अगर मुझे P में 1 इलेक्ट्रॉन भरना है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? तो मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि वो ऑर्बिटल Px में चला जाए, या वो Py में चला जाए, या वो Pz में चला जाए। तीनों की एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन सेम है ना, सब कुछ सेम है।
तो ये तीनों स्टेट्स क्या कहलाएंगी? इलेक्ट्रॉनिकली डिजेनरेट स्टेट्स हैं। कितनी स्टेट्स हैं इलेक्ट्रॉनिकली डिजेनरेट? 3। मतलब अगर हम देखें यहाँ पर, तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो पी में, एक इलेक्ट्रॉन अगर पी में प्रेजेंट है तो उसकी 3 पॉसिबिलिटीज हैं, जिसे हम माइक्रो स्टेट्स भी बोलते हैं। तो इनकी 3 पॉसिबिलिटीज हैं और ये 3 पॉसिबिलिटीज की एनर्जी सेम होगी। दैट मीन्स दे आर इलेक्ट्रॉनिकली डिजेनरेट, की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से डिजेनरेट हैं, तो इनको हम इलेक्ट्रॉनिकली डिजेनरेट स्टेट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर ये 3 स्टेट्स हैं। तो क्या मैम हमें सबका ऐसे ही चेक करना पड़ेगा? जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि हमारे पास अगर अनसिमेट्रिकल फील्ड है, अनसिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉन फील्ड है, तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिकली डिजेनरेट स्टेट। अगर सिमेट्रिकली फील्ड है ऑर्बिटल, तो नॉन ईडी स्टेट। एज सिंपल एज दैट। ये याद रखो, गुरु मंत्र है ये। अगर आपको ये याद है तो यू कैन डू JTD इजिली, है ना। तो क्या हुआ, क्या बताया मैंने? ईडी स्टेट वो है जो अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, और नॉन ईडी कौन है? जो सिमेट्रिकली फिल्ड है। अब तो मैम हम फटाफट कर देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल्स देखो, मैंने पूछा क्या P1 ईडी है, P2, P3, D1, D5, D10। जरा बताओ ईडी स्टेट्स हैं कि नहीं है? तो देखो, आपको पता है ये अनसिमेट्रिकल फील्ड है, अनसिमेट्रिकल फील्ड है तो ईडी स्टेट है। ये भी अनसिमेट्रिकल है, ईडी स्टेट है। सिमेट्रिकल फील्ड है, 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऐसे हैं, तो नॉन ईडी स्टेट है, ईडी स्टेट नहीं है। तो मतलब ये JTD शो नहीं करेगी ये कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? ऐसे ही अपने पास P4 वाली कर जाएगी, P5 वाली कर जाएगी, P6 नहीं करेगी, है ना। ऐसे ही मैं D1 की बात करूं तो अनसिमेट्रिकली फील्ड है, तो ईडी स्टेट है। D5 की बात करूं तो अब देखो D5 की अगर हम बात करें तो अब D5 में डायरेक्ट नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेटल के कॉम्प्लेक्सेस में D जो है वो टूट जाता है EG में और T2G में, T2G और EG में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में। तो वहाँ पर मुझे ये पता होना चाहिए कि लिगेंड क्या प्रेजेंट है, हाई स्पिन है कि लो स्पिन है। अगर मैं बात करूँ लो स्पिन की, तो लो स्पिन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? T2G 5 EG0। और अगर मैं बात करूँ हाई स्पिन की, तो T2G 3 EG2। तो देखो यहाँ तो अनसिमेट्रिकली फील्ड है, T2G में 5, तो ये तो ईडी शो करेगा, बट ये नहीं करेगा क्योंकि सिमेट्रिकली फील्ड है दोनों के दोनों। T2G में 3 और इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिमेट्रिकली फील्ड है, EG भी सिमेट्रिकली फील्ड है। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि D वाले, अगर मुझे D का चेक करना है ना कि D वाले जो कॉम्प्लेक्सेस है, मतलब बेसिकली जो कॉम्प्लेक्सेस में D ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, उन कॉम्प्लेक्सेस में आप सिर्फ मेटल की नॉलेज से नहीं बता सकते, सिर्फ उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की नॉलेज से नहीं बता सकते। आपको लिगेंड भी चेक करना पड़ेगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है, ठीक है। लेकिन अगर मैं P की बात करूँ तो P में तो हमेशा डायरेक्ट चेक हो जाएगा कि P3 और P6 में ईडी स्टेट कभी नहीं होगी और इन चारों में होगी। क्लियर है ये चीज़? ऐसे D10 में ईडी स्टेट नहीं होगी, सिमेट्रिकली फील्ड है। समझ में आया? तो हम बोल सकते हैं क्या, हाफ फील्ड और फुली फील्ड ईडी स्टेट शो नहीं करते, वो इलेक्ट्रॉनिकली डिजेनरेट स्टेट्स नहीं है। लेकिन एक और चीज़, ये सिर्फ p ऑर्बिटल्स के लिए यूज़ होगा। अगर मैं पूरा अच्छे से बात करें कि कॉन्फिडेंसली सिर्फ p ऑर्बिटल्स के लिए यूज़ होगा। अगर d की बात करनी है तो d के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए किसकी? हाई स्पिन और लो स्पिन की। क्लियर है इतना? आई थिंक समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी है, मतलब डायरेक्ट याद रखो, अनसिमेट्रिकल फील्ड ईडी स्टेट, सिमेट्रिकल फील्ड नॉन ईडी स्टेट, है ना। तो ज़रा बात कर लेते हैं हम d ऑर्बिटल, d कॉन्फ़िगरेशंस की सबकी, D1 की, D2, D3, फिर D4 में हाई स्पिन और लो स्पिन दोनों, फिर सेम D5 में भी हाई स्पिन एंड लो स्पिन, फिर D6 में हाई स्पिन लो स्पिन,
D7 में भी हाई स्पिन लो स्पिन, D8 D9 D10 में ज़रूरत पड़ती नहीं है हाई स्पिन लो स्पिन की, सेम ही रहता है। तो ज़रा फटाफट कॉन्फ़िगरेशंस लिख के बताएंगे कि ईडी स्टेट कौन सी है और कौन सी नहीं है। हाँ जी, देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, D1 में अनसिमेट्रिकली फिल्ड है तो ईडी स्टेट होगा ऑलवेज, D2 ईडी स्टेट होगा अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, D3 अनसिमेट्रिकली फिल्ड है तो ईडी स्टेट होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसमें, सॉरी D3 अनसिमेट्रिकली फिल्ड नहीं होगा ना, क्योंकि हमें कॉन्फ़िगरेशन में लिखनी पड़ेगी। जैसे T2G EG की फॉर्म में लिख के देखो तब समझ में आएगा। T2G 1 EG 0 ईडी स्टेट है, T2G 2 EG 0 ईडी स्टेट है, T2G 3 EG 0 ईडी स्टेट नहीं है। क्योंकि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया भी था कि हमें क्या देखनी है कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मान लो अपने को देखें T2G और EG में बात करूं मैं, ठीक है, तो T2G 1 T2G 2 T2G 3 T2G 4 T2G 5 और T2G 6, ऐसे ही EG 1 EG 2 EG 3 EG 4 अलग अलग ऐसे देख लेते हैं। जैसे T2G में 1 है तो ये अनसिमेट्रिकल फील्ड है तो ये ईडी स्टेट है। ऐसे T2G 2 की बात करूं तो ईडी स्टेट है। 3 की बात करें तो क्या हो गया, सिमेट्रिकली फिल्ड हो गया। अगर ये सिमेट्रिकली फिल्ड हो गया तो ईडी स्टेट नहीं है, धोखा नहीं खाना। D3 में ये नहीं बोल देना D3 तो अनसिमेट्रिकली फिल्ड है तो हम तो ईडी स्टेट मान के चलेंगे इसको, T2G में लेके जाओ। T2G 4 है, T2G 5 है, 6 बिल्कुल भी नहीं है। तो कौन कौन शो करेगा T2G में, 1 4 5 और 2। आपको ये चेक करना है, ये जिस भी कॉन्फ़िगरेशन में होगा वो ईडी स्टेट होंगी, वो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो कर सकते हैं। EG1 अनसिमेट्रिकली फिल्ड है तो बिल्कुल करेगा। EG2 सिमेट्रिकल है, नहीं करेगा। EG3 अनसिमेट्रिकल है, करेगा। और EG4 भी सिमेट्रिकली फिल्ड है, नहीं करेगा। मतलब EG में सिर्फ EG1 और EG3। तो दीज 2 कॉम्बिनेशन जो हैं, ये 2 जो हैं ये हमें ईडी स्टेट शो करेंगे। तो जहाँ भी डी में ये कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है तो आप बेझिझक ईडी स्टेट बोल देंगे और बोल देंगे इसमें डिस्टॉर्शन होगा, JTD होगा। ठीक है, तो देखो D4 का हाई स्पिन का मतलब है T2G3 और EG1। तो T2G3 की वजह से तो नहीं होगा, बट EG1 की वजह से होगा। लो स्पिन की बात करूँ तो T2G4 EG0 इसमें भी होगा क्योंकि T2G में 4 हैं। D5 हाई स्पिन की बात करूँ तो T2G3 EG2 दोनों ही नहीं होंगे। यहाँ बात करें तो T2G5 EG0 बिल्कुल होगा। ठीक है, D6 हाई स्पिन की बात करें T2G4 EG2 ये बिल्कुल होगा ईडी स्टेट। ठीक है, फिर लो स्पिन की बात करें तो नहीं होगा। बस आपको तो कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है और T2G और EG चेक करना है, बता दोगे आप इजीली। T2G5 EG2 होगा, T2G की वजह से होगा। T2G6 EG1 EG की वजह से होगा। T2G6 EG2 नहीं होगा। ठीक है, T2G6 EG3 ये होगा। इसीलिए देखते हो ना, कॉपर जो +2 में होता है ना D9 कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा JTD शो करता है। ठीक है, D10 भी नहीं होगा। तो कौन कौन नहीं है, कौन कौन नहीं है अगर हम देखें ध्यान से तो अपने पास D5 का हाई स्पिन नहीं है, D3 नहीं है। ठीक है, D6 का लो स्पिन नहीं है, D8 नहीं है और D10 नहीं है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। और D0 तो ऑफ कोर्स की बात है नहीं होगा। D0 ईडी स्टेट कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ईडी स्टेट कैसे शो करेगा, है ना। क्लियर है इतना। तो अगर हम बात करें कौन कौन से नहीं हैं जो JTD शो नहीं करेंगे, JTD शो नहीं करेंगे, कौन कौन से हैं। D0 नहीं करेगा, D3 नहीं करेगा, D5 का हाई स्पिन नहीं कर रहा ना,
D5 का हाई स्पिन, D6 का लो स्पिन और D8 D10। ये शो नहीं करेंगे, और अगर ये JTD शो नहीं कर रहे तो यहाँ पे जॉन टेलर स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी क्या रहेगी, 0 रहेगी। अब आप बोलोगे कि मैम ये क्या है, JTSC CFSC ही से नहीं उभर रहे थे हम, आप JTSC ले आए। तो देखो JTSC बेसिकली अगर मैं ये बोल रही हूँ आपको कि ED रिमूव करने से, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली डिजेनरेसी रिमूव करने से स्टेबलाइजेशन आ रहा है, सिमेट्री कम करने से स्टेबलाइजेशन आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा ना कोई एनर्जी रिलीज हो रही है तभी आ रहा है। तो होता क्या है, जब हम ED रिमूव करते हैं जिस मेथड से, उसमें एनर्जी रिलीज होती है जिस एनर्जी को हम जॉन टेलर स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। जैसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के टाइम पे एनर्जी रिलीज होती है तो उसे CFSC बोलते हैं और वो स्टेबिलिटी लाती है कॉम्प्लेक्स में, ऐसे ये भी स्टेबिलिटी लाती है, इसे सेकेंडरी स्प्लिटिंग बोलते हैं और CFSC को प्राइमरी। तो होता क्या है, जैसे मान लो अपने पास P की कॉन्फ़िगरेशन है, मान लो बोला है, सपोज, होता नहीं है ऐसा, P है, P1 है, तो इसमें भी हमारे पास क्या होता है, स्प्लिटिंग हो जाती है ड्यू टू JTD। ये ED स्टेट थी, ये इलेक्ट्रॉनिकली डिजेनरेट स्टेट थी जो कि स्टेबल नहीं थी, अनस्टेबल थी। तो इसने क्या किया, अपने आप को स्प्लिट कर लिया, स्प्लिट करके इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे अब इसमें चल ले गया, ठीक है। तो एनर्जी कम हो गई और जो एनर्जी रिलीज हुई उसको हमने क्या किया, JTSC बोला। और ये कौन सी स्टेट हो गई, नॉन ED स्टेट हो गई, अब सिमेट्रिकली फिल्ड हो गई ना। ऐसे इलेक्ट्रॉन को फिल किया, ऐसे स्प्लिटिंग की कि नॉन ED स्टेट बन जाए, नॉन ED स्टेट बन गई तो यहाँ पर हमारे पास अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ चली गई, एनर्जी रिलीज हुई, और जो एनर्जी रिलीज हुई इस स्प्लिटिंग में उसे क्या बोला गया, जॉन टेलर स्टेबलाइजेशन एनर्जी। मतलब क्या मैम कॉम्प्लेक्सेस में भी ऐसा ही होता होगा, कॉम्प्लेक्सेस में ही तो ये होता है, यहाँ तो ये होता ही नहीं, P में नहीं होता। डी जो कॉम्प्लेक्स डी ऑर्बिटल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, डी ऑर्बिटल्स जो होंगे वो यही तो करेंगे, और इससे जो एनर्जी रिलीज होगी JTSC, उससे स्टेबिलिटी आएगी और डिस्टॉर्शन आएगा। क्लियर है ये पॉइंट, समझ में आया कि कैसे ED रिमूव करने से स्टेबलाइजेशन है, उतना क्लियर है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो अपने पास जिनकी CFSC 0 है ना, उनकी JTSC भी 0 है। मतलब अगर आप देखो तो इसका CFSC 0 है ना, फिर इसका CFSC 0 है और इसका CFSC 0 है। तो हम बोल सकते हैं जिनका CFSC 0 मतलब जिनको CFSC से स्टेबलाइजेशन नहीं मिला, यहाँ से नहीं मिला, तो वो सेकेंडरी स्प्लिटिंग से या JTSC से भी स्टेबलाइजेशन नहीं मिलेगा, JTD से भी स्टेबलाइजेशन उनको नहीं मिलेगा। तो हम बोलेंगे अगर CFSC 0 है तो JTSC इज ऑलवेज 0, उससे स्टेबलाइजेशन नहीं मिलेगा, डिस्टॉर्शन नहीं होगा वहाँ पे। लेकिन अगर JTSC 0 है तो CFSC 0 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। मतलब उसमें अपने पास क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग से स्टेबलाइजेशन मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो केस बनते हैं, या तो CFSC मैक्सिमम ही है या 0 ही है, ठीक है। 0 किस किस के लिए है, D0, D5 हाई स्पिन और D10, और बचे हुए के लिए D3, D6 लो स्पिन और D8। आप निकाल के देखोगे तो इनके लिए मैक्सिमम आती है ना। क्लियर है ये पॉइंट, समझ में आ गया। तो हमने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को प्राइमरी स्प्लिटिंग बोला और JTD को सेकेंड, मतलब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन स्प्लिटिंग होगी उसको सेकेंडरी स्प्लिटिंग बोला। और सेकेंडरी अगर प्राइमरी स्प्लिटिंग से स्टेबलाइजेशन आ रहा है तो सेकेंडरी स्प्लिटिंग से आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। लेकिन अगर प्राइमरी से स्टेबलाइजेशन नहीं आ रहा तो सेकेंडरी से भी नहीं आएगा स्टेबलाइजेशन। क्लियर है ये पॉइंट, समझ में आ गया। कौन कौन शो करेंगे कौन नहीं शो करेंगे ये भी समझ में आ गया होगा। ED स्टेट क्या होती है ये भी क्लियर होगा। अब हम बात करेंगे कि JTD ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कौन कौन सा होता है और कैसे उसकी स्प्लिटिंग होती है। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि मेनली हमें यही पढ़ना है ना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। पहले ही बता चुकी हूं मैं, 3 टाइप का है, 2 लॉन्ग, मतलब 2 लॉन्ग बॉन्ड हैं और 4 शॉर्ट हैं, 2 शॉर्ट हैं और 4 लॉन्ग हैं।
या फिर ट्राइएक्सियल है। ट्राइएक्सियल का मतलब क्या है कि 2-2-2 दो की बॉन्ड लेंथ सेम है, तो इनको हम एक्सियली इलॉन्गेटेड भी बोलते हैं। इलॉन्गेट हो जाते हैं बॉन्ड जो है वो 2 लंबे हो गए हैं 4 छोटे हो गए हैं, तो इसलिए इलॉन्गेटेड। या फिर जेड आउट, क्योंकि जेड वाले जो हैं, जेड वाली जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ है वो बाहर की तरफ निकल गई है, तो जेड आउट भी बोल देते हैं इनको, ठीक है। इनको हम एक्सियली कंप्रेस्ड बोल सकते हैं, या फिर जेड इन बोल सकते हैं, ठीक है। इनको हम ट्राइक्लिनिक बोलते हैं अकॉर्डिंग टू सॉलिड केमिस्ट्री, ट्राइक्लिनिक डिस्टॉर्शंस, और इनको टेट्रागोनल डिस्टॉर्शंस। आप बुक्स वगैरह में देखोगे जेड आउट जेड इन की जगह टेट्रागोनल डिस्टॉर्शंस भी लिखे हुए मिल जाते हैं। क्लियर है ये पॉइंट, समझ में आ गया, ठीक है। तो आज हमने सबसे पहले जो बेसिक्स है जेटीडी का वो देख लिया कि कहाँ से आया, कितने टाइप के डिस्टॉर्शंस होते हैं, और फिर जेटीडी कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस में देखने को मिलता है, कंडीशंस क्या हैं, ईडी स्टेट क्या होती है, और ऑक्टाहेड्रल में भी कितने टाइप का है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कैसे जेड आउट बनता है, कैसे जेड इन बनता है, और फिर उनकी जो हम स्प्लिटिंग पढ़ते हैं ना, आपने देखा होगा कि T2G बन गया, EG बन गया, अब T2G की भी आगे फर्दर स्प्लिटिंग हो गई, DXZ DYZ नीचे आ गया, DXY ऊपर चला गया, फिर DZ स्क्वायर चला गया, फिर DX स्क्वायर Y स्क्वायर चला गया। तो वो स्प्लिटिंग होती कैसे है, रीज़न क्या है उसका, और उससे कैसे जेड आउट और जेड इन का फॉर्मेशन होता है, कैसे ट्राइएक्सियल बनता है, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और जो हमारे जेईई में से क्वेश्चन पूछा गया था वो भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।